बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम आपके लिए कक्षा 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जो शुरुआती से देखेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए और पूरा मैथमेटिक्स इसमें पढ़ाया जाएगा और आपको एक एक बात बताई जाएगी। तो बच्चों देखिए, हम पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम बच्चों, आपकी बुक में जो है उसकी बात करके तब उसके बाद हम बताते हैं। जैसे 9 तक आपने बहुत से बहुपदों को पढ़ा है, यानी पॉलिनोमियल्स जो आपने पढ़ा था, यानी बहुपदों को पढ़ा था, उनकी घात के बारे में भी आपने सीखा था और उसका अध्ययन किया था। याद कीजिए, जो चर होता है, तो बच्चों चर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई संख्या x है, y है, z है, यानी नंबर को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आएगी उसको हम चर बोलेंगे। जैसा हम 6, 7, 8, 9 तक पढ़े हैं, तो ये चर संख्या जो होगी इसको हम लोग, चर का मतलब बदलने वाली संख्या। और ये जो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये सब बच्चों अचर संख्या कहलाएगी। मतलब ये अचर का मतलब ये कांस्टेंट रहेगी, कभी बदलेगी नहीं, इसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर चर्स के मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना बच्चों। चर का मतलब होता है कि जिसका मान हम बदलते जाएं, यानी मान को हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं। अब जैसे हम बहुपद की बात करें, किसी भी बहुपद में जो x का मान होगा, यानी चर, यानी x का मान का मतलब होगा बच्चों, x का मान में जितना बहुपद में रहेगा घात, यानी x के ऊपर जितनी पावर रहेगी यानी घात रहेगी, उसको उसी तरह का जो है बहुपद बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक समीकरण इस तरह कह दें कि 2x³ प्लस 2x प्लस 3 ऐसे लिखा है, तो अब इसमें ये पूछा जाए ये किस प्रकार का बहुपद है, तो जिसका अधिकतम घात रहेगी उसको हम बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर 3 घात है, तब हम इसको लिख सकते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद। क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिघात बहुपद। कहने का मतलब है कि जिस बहुपद में x के ऊपर जितनी बड़ी घात लगी रहेगी उसी को हम उसके अनुसार बहुपद बोलेंगे। अगर x के ऊपर बच्चों स्क्वायर लगा है, तब हम कहेंगे कि ये द्वि का मतलब 2 घात है। द्वि का मतलब क्या हुआ बच्चों? द्वि माने 2, घात माने 2 घात वाला बहुपद है। इस तरह हम समझ लेंगे। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब किसी भी बहुपद में x की पावर में जो सबसे अधिक घात रहेगी उसी को हम बोलेंगे कि उस टाइप का बहुपद है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1 में जैसे हमारा रहता है, तो जैसे डिग्री x की पावर 1 लिखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लाइनियर बोलेंगे। लाइनियर का मतलब रैखिक। x की पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक। यहाँ पर हिंदी में हम सब बता रहे हैं, रैखिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लाइनियर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, यानी रैखिक बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर x के ऊपर एक घात है, जैसे हम इस तरह लिखे समीकरण, लिखें 2x, जैसे लिखा 2x प्लस 3 लिखा है, इसको कोई पूछने लगे ये किस प्रकार का बहुपद है, x के ऊपर 1 है, छिपा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या कह लेंगे? ये रैखिक बहुपद है। इस तरह हम यहाँ पर समझ लेंगे। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आपकी कॉपी एक जो किताब में उसको पढ़ते हैं। देखिए उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर है 4x प्लस 2 में x की घात 1 है, तो x की घात 1 है, इसका मतलब ये लाइनियर बहुपद है। जैसे y के ऊपर 2 घात है तो कहा जाएगा 2 घात है, यानी ये द्विघात बहुपद है। 3 है तो 3 को हम क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद है। मतलब x की घात जो रहेगा वही बहुपद कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, अगर जो हमारा x या y का इस रूप में रहे उसका बहुपद नहीं होता है, इस चीज़ को समझेंगे। अगर जैसे इसका 1 में लिखा 1/x - 1 या अंडर रूट x ऐसे लिखा है,
या तो 1 में कुछ भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, तो यह बहुपद नहीं है। तो इस तरह के अगर हमको समीकरण दिख रहे हैं तब उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, साफ साफ यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। तो ये सब बातें समझ में आ गई होगी। रैखिक बहुपद, ये सब रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं जिनमें x की पावर 1 है। अगर x की पावर 2 आ जाएगा तब जो है रैखिक बहुपद नहीं है। जब 2 घात आ गया तो द्विघात बहुपद, 3 घात आ गया तो त्रिघात बहुपद, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप अपनी किताब से देखकर पढ़िए, उसको समझिए कि जो लिखा है सही है कि नहीं है। तो द्विघात जो बहुपद होगा वो क्वाड्रेट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता वर्ग। क्या होता है इसका मतलब? वर्ग। जैसे 2x² है यानी 2 के x की पावर स्क्वायर यानी वर्ग है। तो इस तरह हम इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पर कुछ बहुपदों के उदाहरण दिया गया है। यहाँ तक बच्चों समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। अब वास्तव में बच्चों त्रिघात का जो हम सबसे व्यापक रूप पढ़ेंगे, सबसे व्यापक रूप में जो हमारा मानक जो हमारा है, मानक जो त्रिघात का बनता है ax³ + bx² + cx+d। इस तरह ये जो हमारा मानक जिसको हम लोग बोलेंगे, यानी 3 घात का जो व्यापक है, इस तरह उसको लिखा जाता है। अब ABCD क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं जो हम संख्या आपको बता रहे थे 1 2 3 4, वही कह रहा है यहाँ पर ABCD क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो आप कक्षा 9 में 8 में देखे होंगे, तो वास्तविक संख्या आपको पता होगा। तो ये सब हमारी क्या है? ABCD वास्तविक संख्या है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब बहुपद का हम विचार करें कि बहुपद में रखने पर जैसे यहाँ पर 6 प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है x² - 3x पर विचार करें। इस बहुपद में अगर x बराबर हम 2 रख दें, जब 2 रखेंगे तो मान कितना प्राप्त होता? -6 प्राप्त होता है। और x² - 3 4x में अगर 2 को प्रतिस्थापित करने पर मान 6 प्राप्त होता है, यानी इसका जो 2 का मान x, इसका मान x बराबर 2 पर जो उसका मान कहलाएगा, यानी हम ये कहेंगे कि p बराबर 0 पर 0 हो जाएगा और p बराबर 2 पर हमारा -6 आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर इसी प्रकार हम px को x बराबर 0 पर -4 प्राप्त हो जाएगा। इसको जो कह रहा है इसको समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे ये कह रहा है ये कि x² -3x - 4 है, इसमें ये कह रहा है कि x का मान आप 2 रखिए। x का मान जब 2 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 2 और -4। अब इसको सिंप्लीफाई करते, सरलीकरण करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ गया बच्चों? -6 आ गया। तो कहने का मतलब है कि x का मान जब हमने 2 रखा तब इस समीकरण का मान कितना प्राप्त हो रहा है? -6 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें, तो अगर हम इस समीकरण को इस तरह रिप्रेजेंट करें बच्चों, px बराबर x² - 3x - 4, तो जो रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमने 2 रखा है, तो इस तरह x के स्थान पर 2 रखेंगे तो हल करने में कितना प्राप्त हुआ? तो -6 प्राप्त हुआ था। इतना क्लियर हुई बात बच्चों? अब अगर हम p का मान x में 0 रख दें, जब 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x से पूरा 0 हो जाएगा तब कितना मान प्राप्त होगा? -4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या प्राप्त करेंगे कि जो वेरिएबल हमारा है यानी चर जो हमारा है उसके स्थान पे मान रख के हम वैल्यू प्राप्त करते जाते हैं। इसी मान को हम लोग इसमें समझेंगे कि अगर px में कोई बहुपद है और k कोई एक वास्तविक संख्या है, तो px में x को k में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर k का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है?
मतलब जो समझाना चाह रहा है यहाँ पर लेखक ये समझाना चाह रहा है कि जो हम यक्स के स्थान पर के अगर रखेंगे तो ये के का मान प्राप्त होगा, यानी इस समीकरण का मान प्राप्त होगा। अगर मान लेते हैं ये पी एक्स का मान इतना है, एक्स बराबर -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 में भी 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 1 का मान भी 0 और 4 का मान भी 0, इसलिए 1 और 4 इस द्विघात का शून्यांक कहलाते हैं। अब बेसिक बात यहाँ पर क्या आपको समझना है बच्चों, कि जैसे हमने आपको बताया कि शून्यांक कब कहलाएगा, कि इसमें उसका मान रखने पर 0 हो जाए। जैसे हम मान लीजिए बच्चों p इक्वल टू हम कितना रखेंगे, -1 रखते हैं, तो ये हमारा -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -3 -1 और -4 इतना हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा -4। अब ये 3 1 4 से 4 कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर 0 हो यानी शून्यांक मिलेगा तो ये हम शून्यांक का मान हम मानेंगे -1 है। अब ये कह रहा है लेखक राइटर कि इसको जो है हम अगर अब 4 रख दें तो 4 में बच्चों रख के देखो, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर -3 और 4 -4। अब हल करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 16 हो जाएगा और -12 हो जाएगा -4। अब 12 4 16 और 16 से 16 कट के 0 हो जाएगा, यानी जो शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों का मान हमारा शून्यांक हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जो इस द्विघात बहुपद का 0 जो होगा शून्यांक होगा वो -1 और कितना होगा, -1 एंड लिख सकते हैं 4 क्या रहेगा, इस द्विघात का शून्यांक कहलाएगा, शून्यांक कहलाते हैं, शून्यांक कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों आपको याद हो गया होगा शून्यांक का मतलब क्या होता है, कि इस मान को अगर इस इक्वेशन में हम रख दें तो उसका मान 0 हो जाएगा, तब उसको हम शून्यांक बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे इसमें हम देखते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। अगर रैखिक का हमको प्राप्त करना हो तो रैखिक का प्राप्त करने का हमारे पास जो है एक हम खाली इंसर्ट पेज लेते हैं, उसमें देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम बच्चों लिखते हैं शून्यांक में जैसे मान लीजिए हमारा समीकरण है 2x + 3 लिखा है, तो इसको हमको शून्यांक प्राप्त करना है। इसका मतलब इसके बराबर हम 0 कर दें, इसके बराबर क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये हो जाएगा 2x = -3, तो x बराबर प्राप्त होगा -3/2। तो ये जो -3/2 आया है इसी को शून्यांक रैखिक का कहा जाएगा। तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, शून्यांक हम लिख सकते हैं, शून्यांक हो जाएगा तो इसका लिखोगे -3/2 का शून्यांक, या इस तरह ना लिख करके हम बच्चों क्या लिखेंगे, 2x + 3 का शून्यांक, शून्यांक बराबर हो जाएगा -3/2। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया। अगर रैखिक है तो हमारा एक शून्यांक प्राप्त होगा, और जो है द्विघात में रहेगा तो हमारा 2 शून्यांक प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए हमको 2 शून्यांक मिला, इस अगर इक्वेशन को हम हल करेंगे तो 2 मान प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम इसको बात करें इस समीकरण में, जैसे हमारा है 2x² -3x -4, तो अगर इसमें हम बैठाते हैं, जैसे हमारा सवाल क्या था, ये x पेन ले लेते हैं बच्चों, हाँ देखते हैं, x² -3x -4।
अब इसको हम जब कभी लगाते हैं तो ज़रा याद करिए हम लोग कैसे लगाते थे शून्यांक पता करने के लिए। तो अगर जीरो लाना है तो दो मूल प्राप्त हुआ, क्योंकि स्क्वायर द्विघात है। तो हम लोग क्या करते थे, इसका पहले खंड बनाते थे। तो 4 का जब हम खंड बनाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पर 4 आ गया, और ये जो हमारा 3 है, अब इस 3 में ऐसा गुणांक जोड़ेंगे कि 3 जोड़ने पर प्राप्त हो जाए। तो इससे तो बन नहीं पाएगा, तो और हम 4 का गुणांक सोचते हैं। तो 4 का और गुणांक सोचेंगे तो लिखा जाएगा 4 × 1। तो इस यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4 से अगर 1 को हम घटा दें तब 3 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि द्विघात लगाने के लिए इसका गुणनखंड हम बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं, इसका गुणनखंड बनाएंगे, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। अब इसको हल करते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे हम x² माइनस लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे 4 - 1 लिखेंगे, बाहर x लिखेंगे -4 लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। अब माइनस से कोष्टक तोड़िए, इधर से माइनस से टूटेगा, इधर x से टूटेगा, तब लिखेंगे x² -4x, और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, 1 का गुणा होगा वही हो जाएगा। अब -4 = 0। यहाँ तक समझ में आ रही बच्चों बात। अब x इसमें हम कॉमन जब कर लेंगे तो हो जाएगा x -4 हो जाएगा। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे। 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन हमने आपको समझने के लिए लिख देते हैं x -4 बराबर 0। इतना हो गया बच्चों। अब दोनों में देखिए x -4 दोनों में है, तो फिर इसमें हम कॉमन करेंगे x -4, और ये हो जाएगा हमारा x + 1 = 0। अब इसका मतलब है कि एक बार हम लिखेंगे x -4 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x + 1 बराबर 0। तो द्विघात में हमको 2 मान प्राप्त हो रहा है, और रैखिक में हमको बच्चों क्या मान प्राप्त हो रहा है, 1 मान प्राप्त हो रहा है। तो x का मान जो हम लिखेंगे x बराबर 4, और x बराबर ये -1। यही दोनों मानों को हमने पीछे जो है लगा लगा के आपको बता रहे थे कि कैसे 0 हो सकता है, जो शून्यांक हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमने 4 और -1 में शून्यांक को बताया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे ग्राफ की बात करते हैं। जैसे यहाँ बच्चों ग्राफ में हम आरेख में हम इसको लिखेंगे, ग्राफ में कैसे समझेंगे इसमें हम समझते हैं। अगर रैखिक में हम कोई करेंगे तो रैखिक में जो हमारा बच्चों आएगा ग्राफ एक लीनियर यानी एक लाइन में आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, वह जब भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हम इसमें ग्राफ खींच के आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, हम एक यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं। देखिए इसको हम y कोऑर्डिनेशन मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं। इसको x मानते हैं, इसको x' मानते हैं, ऊपर वाला हम y मानते हैं, नीचे वाला हम क्या मानते हैं, y' मानते हैं। ये मिट जा रहा है, इसको फिर से बनाते हैं इस तरह। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है, अब यहाँ पर समझ लेना ये सीधी लाइन इसमें हम नहीं खींच पा रहे हैं, अभी अभ्यस्त नहीं है। अब हम रैखिक की बात करते हैं। जैसे अब मान लीजिए रैखिक समीकरण है हमारा, जैसे रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण तो अब तो आपको पता हो गया रैखिक समीकरण क्या होता है। जैसे हम कहें रैखिक समीकरण में 2x + y मतलब एक घात का हो 3 दिया है। क्या दिया है, 3 दिया है। तो रैखिक समीकरण इस तरह ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, तो अब इसमें हम x y कंपोनेंट में इस तरह हम खींचते हैं। ये हमारा रैखिक समीकरण है, किसी में घात नहीं है। अब देखो बच्चों, हम ग्राफ बनाते हैं आपके सामने कैसे रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर देखो ग्राफ बना रहे हैं इस तरह, यहाँ x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं।
अब बच्चों देखो, अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हल करते हैं। देखिए, अगर हम x का मान 1 रखते हैं, x बराबर अगर 1 रख दिए हैं, तब हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3। तो y कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 2 यानी आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम जब ग्राफ में लिखेंगे, एक मान और लिख लेते हैं, एक मान और लिख के लिखते हैं। यहाँ पर हम x बराबर 2 रख देते हैं और इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए आगे देखिए, अब इसमें हम लिखते हैं x का मान हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। तो लिखेंगे इसमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। 4 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यानी y को जब इधर करो, 4 को करोगे तो 3 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब इस दो मान को हम अगर रिप्रेजेंट करें, देखिए x अगर प्लस है तो 1 हमारा यहाँ पर होगा, ये हमारा 1, एक बड़ी लाइन को हम इधर 1 मानते हैं x अक्ष पे 1, और y में भी 1 जाएंगे तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब x का मान अगर हम 2 आते हैं और y निगेटिव है, तो y निगेटिव है मतलब y माइनस 1 आ रहा है, तो y माइनस 1 यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये जो हमारी लाइन रहेगी, इस तरह एक सीधी लाइन बनेगी। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये जो हमारी एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन की लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम इस तरह खींच सकते हैं, इसको हम इस तरह खींच सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो लाइन हमारी बनी है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2x प्लस वाई बराबर 3 रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ग्राफ के हम सवाल बहुत पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं जिससे और कुछ समझ में आ जाए। ग्राफ को हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको सीखेंगे। यहाँ पर जो हम देखते हैं इसी समीकरण जो हमारा बना है, जैसे हमने अभी आपको समझाया कि जैसे हमारा लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो इसको हम क्या समझाएं कि गुणनखंड अगर हम बनाएंगे तो अगर यहाँ पर स्क्वायर के बगल में जो आएगा तो इसको हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 6 गुणे 2 कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। अब इस 12 का ऐसा खंड बनाएंगे कि जोड़ने पर 8 आ जाए। कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो अब गुणा करिए 12 का। जब 12 का आप गुणनखंड बनाएंगे तो प्राप्त होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से नहीं आएगा, 3 से आ जाएगा, 3 से ही कर लीजिए। अब इसको गुणा करिए, 4 3 12 2। अब देखिए यहाँ पे कितना लाना, हमको 8 लाना है। तो 6 दूनी 12 होगा, तो हम यानी 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा, और 6 प्लस करेंगे 2 तो 8 भी प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब 6 और 2 के गुणनखंड में हमको ये प्राप्त हो रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब इसको जो है लगाते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस लिखेंगे 6 प्लस 2x। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो गुणनखंड आएगा उसी को लिखेंगे, नहीं तो हमारा गुणनखंड गलत हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, ऐसे हो गया। अब इसमें 2x कामन करेंगे, जब 2x कामन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब माइनस 2 कामन करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब फिर वही चीज़ प्राप्त हो गया x माइनस 3, तो x माइनस 3 अब फिर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 2। तो यानी दो मान हमको मिला, एक x माइनस 3 और एक 2x माइनस
3 इस तरह प्राप्त हो गया है। कि इतना बात समझ में आ रही बच्चों। अब यहाँ पर जो इसमें लगा रहा है सवाल में, तो यहाँ पर 2x को बाहर कर लिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा 2 दोनों में कॉमन है, तो चाहे तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं x माइनस 3। अब 2 बाहर कर लेंगे तो x माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना था हमारा 2 था, तो x माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है सवाल में 2x x माइनस 3 सही है, और यहाँ पर 2 कॉमन किया तो x माइनस 3 लिख दिया है। यहाँ पर क्या एक होगा, x माइनस 1 प्राप्त होगा, यानी एक x माइनस 1 होगा। और यहाँ पर 3 है, अच्छा दूसरे स्टेप में 3 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ ये मिला बच्चों, x माइनस 1 वाला नीचे मिला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 और x माइनस 3, ये हमारा जो है गुणनखंड का हल हो जाएगा। अब इसमें ये शून्यांक की बात करेगा, अगर जब शून्यांक की बात करेगा तो बच्चों हम शून्यांक में क्या कह सकते हैं कि यानी शून्यांक की जब हम बात करेंगे तो x माइनस 1 बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बराबर बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे। तो 1 का जब रखेंगे तो 1 आएगा, और जब 3 को रखेंगे तो 3 आएगा। तो दो शून्यांक 1 और 3 प्राप्त हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा बच्चों। अब हम इसमें जैसे हम कहें कि शून्यांकों का योग क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यांकों का योग। अगर शून्यांकों का योग लिखेंगे तो लिखेंगे 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम सवाल में कंपैरिजन करते हैं, सवाल में कंपैरिजन करते हैं कैसे कि जब हम शून्यांकों का योग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शून्यांकों का योग कर रहे हैं, 4 आ रहा है, तो शून्यांकों का योग का जो लिखा जाता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक अपान जो लिखा जाता है x² का गुणांक। ये हमने जो है पढ़ रखा है। तो x का गुणांक देखिए -8 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर माइनस कोष्टक में -8 अपान लिखेंगे स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/2 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बराबर 4 प्राप्त हो गया है। तो कहने का मतलब हो रहा बच्चों कि इस तरह भी हम हल करते तब भी 4 आता है, और समीकरण से लगाते हैं तब भी प्राप्त हो जाता है। तो ये हम शून्यांकों का योग आ गया। अगर हम इसको अब यहाँ पर समझें, एक नया पेज लेते हैं, नया, अब इसमें जो है हम बच्चों अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल समझ में आ रहा बच्चों। अगर 1 और 3 आया है, कितना कितना आया, तो फिर पीछे हम देख लेते हैं। जो हमारा आया था शून्यांक कितना आया था, 1 आया था, 1 और 3 आया था। तो 1 और 3 को हम क्या करें, गुणनफल करेंगे, तो लिखा जाएगा इसमें 1 और 3 में लिखा जाएगा ये आ गया। चलिए देखते हैं बच्चों। अब लिखेंगे 1 × 3 = कितना हो गया, 3। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, फिर से दोहराइए, पीछे हम फिर से आपकी बुक में देखते हैं, क्लियर करिए आपको याद करने के लिए। शून्यांकों का गुणनफल अगर हम करेंगे, अचर पद लिखेंगे अपान x² लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अचर पद लिखेंगे, और जो है उसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक।
जो हमारा समीकरण था बच्चों उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण जिसको आपको ध्यान रहे, 2x² माइनस 8x प्लस 6, इतना समीकरण था हमारा। ठीक है, अब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं शून्यांक में। देखिए इसको कंपैरिजन करेंगे तो अचर पद हमारा कितना 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 बटे, और इसका गुणांक कितना था 2 था, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। अब 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो शून्यांकों का गुणनफल है वो भी 3 प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम मान लें कि शून्यांक जो है इसका समझेंगे यहाँ पर, शून्यांक अगर अल्फा और बीटा मान ले, क्या मान ले बच्चों, अल्फा और बीटा मान लें, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्राप्त होगा, माइनस लिखा जाएगा बी अपान ए लिखा जाएगा, और गुणनफल हम कह दें अल्फा इंटू बीटा लिख दें, सी अपान ए आएगा। अगर हम मानक द्विघात के समीकरण की बात करेंगे बच्चों, तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा मानक समीकरण होता है। अब इस मानक समीकरण में हम शून्यांक की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी मोलों का योगफल माइनस बी अपान ए होगा। ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और सी ये हमारा ये है, सी अपान ए लिख सकते हैं। अब इसी समीकरण से हम इसको तुलना करेंगे, ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे -8 है, सी के स्थान पर 6 है। तो हर समय हम इसी सवाल के एग्जाम्पल से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, समझ में आ जाएगा। धैर्य रखिए और समझते रहिए। अब इसमें देखते हैं, इसमें सब में वही चीज़ बताया गया है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, जो हम आपको भी बताए हैं वही चीज़ यहाँ पर सब बताया गया है। वही चीज़ देखो, शून्यांक लिखा है और ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए, सब वही चीज़ पूरा यहाँ पर दिया गया है जो हमने आपको बताया है। अब ये इतना ही आज पढ़ते हैं बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे और आपको समझ में आ जाए। ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं आप भी भूल जाओगे। तो बच्चों अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो है हमको भी मनोबल बढ़े पढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय बच्चों।